अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन 18 और 30 में क्या फ़र्क है। ये बहुत ही अहम सवाल है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है, तो इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। अच्छा देखें, जो हमारी पिछली वीडियो थी ना, उसके अंदर मैंने एक्चुअली आपको सेक्शन 18 के बारे में ही बताया था, ठीक है ना। लेकिन अब इस वीडियो में सेक्शन 18 और प्लस 30 इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये दोनों क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ ना, वो ये है, इन दोनों सेक्शन का ताल्लुक एक चीज़ से है, वो है रेमेडी। वो है आपको जो रिलीफ मिलता है अदालत से, ठीक है ना। सेक्शन 18 हमने क्या पढ़ा था, या दोबारा इसको याद करें कि सेक्शन 18 में ये था, जो कलेक्टर साहब था, यानी हुकूमत ने आपसे ज़मीन खरीदी, ठीक है। और ज़मीन खरीदने के बाद उसने आपको ज़ाहिर बात है पैसे वगैरह देने हैं, तो उसके लिए जो कलेक्टर साहब ने फ़ैसला सुनाया, वो फ़ैसला आपको पसंद नहीं आया। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते थे, कंपनसेशन का मसला, ज़मीन की मेजरमेंट उसने नहीं लगाई, या जो कंपनसेशन दी उसकी डिवीज़न सही नहीं हुई, मतलब या पैसे किसको दिए, बहुत सारे मसाइल थे। तो आपने क्या किया कि उसी कलेक्टर भाई को दरख्वास्त लिखी और उसको कहा, सर जी ये तो आपने बड़ी मेरे साथ ज़्यादती की है, तो काइंडली मेरे इस मामले को रेफ़र करें अदालत। तो वो उस आपकी दरख्वास्त को रेफ़र कर देता है कहाँ पे, अदालत में, ठीक है ना। तो और फिर अदालत उस मामले के ऊपर यानी कि कार्रवाई करती है एंड देन फैसला सुनाती है। ये तो हो गया सेक्शन 18 के। सेक्शन 18 में हमें इतना मालूम है कि जनाब कलेक्टर साहब का जो फैसला था, जो अवार्ड था, वो हमने अदालत रेफ़र किया कलेक्टर के ही ज़रिए, उसको दरख्वास्त लिख के। ये मैं आपको पिछली वीडियो में सारा बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो फिर यार सेक्शन 30 क्या है, फिर इन दोनों का फ़र्क क्यों यानी कि पूछा जाता है। अभी बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताता हूँ। अभी सेक्शन 18 पढ़ते हैं, फिर मैं उधर जब सेक्शन मेन हेडिंग में आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क है। तो जनाब सबसे पहले सेक्शन 18 देखें, वो दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि इसमें सिंपल ये है कि अगर जो है ना कलेक्टर साहब का जो फैसला है वो आपको पसंद नहीं आया, आप उससे मुतमईन नहीं हैं, तो जो पर्सन जिसकी ज़मीन थी, जिसका उस ज़मीन से ताल्लुक़ था, या जो मुतासर है, या जिसको उस कलेक्टर साहब का पैसा यानी कि फ़ैसला पसंद नहीं आया, पैसा बोल दिया, फ़ैसला बोलना था, तो वो जनाब क्या कर सकता है कि वो एक एप्लीकेशन लिखेगा कलेक्टर साहब को, और उस एप्लीकेशन में ग्राउंड्स बताएगा ऑब्जेक्शन के, भाई मेरे ये एतराज़ात हैं, ये है, वो है, ये मसला है, आपने मेजरमेंट अच्छी नहीं ली, आपने कंपनसेशन सही नहीं दी, आपने कंपनसेशन की डिवीज़न का मसला है, ये है, वो है। उसके बाद वो मामला कलेक्टर साहब रेफ़र करेंगे अदालत को, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके अंदर जो ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन की मेजरमेंट का इशू हो सकता है, कंपनसेशन का हो सकता है, कंपनसेशन किस तरह पे करनी है उसका भी मसला हो सकता है, और दूसरा जो अपॉर्चमेंट है, यानी जो कंपनसेशन की जो डिवीज़न है, उसका भी यानी कि मामला हो सकता है। आपने एप्लीकेशन में क्लियरली सारा कुछ लिखना है, ग्राउंड्स लिखने हैं, भाई ये एतराज़ात हैं, और सिर्फ ये नहीं बताना कि जी हम बस कलेक्टर साहब का फ़ैसला नहीं मानते, ये काफ़ी नहीं होगा। आपने डिटेल में सारा बताना है कि भाई मसला क्या है, क्या एतराज़ात हैं आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अंदर फिर टाइम लिमिट भी इन्होंने बताई थी कि जब कलेक्टर साहब ने पहला फ़ैसला सुनाया था, जिसको अभी आप यानी कि आप रेफ़र करना चाहते हो अदालत, जब कलेक्टर साहब ने फ़ैसला सुनाया और उस टाइम आप खुद मौजूद थे ना, उस टाइम पे जब फ़ैसला सुनाया जा रहा था, तो आपके पास 6 वीक का टाइम है, लेकिन आप उस टाइम प्रेज़ेंट नहीं थे, तो उसकी 2 सूरतें हैं कि 6 हफ़्ते के अंदर-अंदर जब आपको नोटिस मिले तब आपने अप्लाई करना है, या दूसरी सूरत ये है कि जब फ़ैसला आ जाता है, उससे लेकर 6 माह के अंदर आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है। लेकिन ये 6 माह तब पीरियड होगा जब आप उस टाइम कलेक्टर के सामने मौजूद नहीं थे, जब उसने फ़ैसला सुनाया, यानी ये उसकी कंडीशन है। ठीक है जी? तो और इसमें फिर मज़ीद इन्होंने ये भी बताया था कि इसके अंदर सूबाई हुकूमत का भी एक किरदार होता है कि अगर इवन कि अगर कलेक्टर साहब का फ़ैसला सूबाई हुकूमत को भी पसंद नहीं आ रहा, तो वो भी रेफ़र कर सकती है अदालत को, और उसके पास भी 6 माह का टाइम होता है कि 6 माह के अंदर-अंदर वो फ़ैसला यानी कि दरख्वास्त देगी और उसको यानी कि अदालत सुनेगी। ठीक है जी? तो ये तो हो गया सेक्शन 18 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे सेक्शन 30 के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो देखेंगे यह सेक्शन 30 है क्या। यह है डिस्प्यूट एज टू अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिवीज़न करना, किसी चीज़ की डिवीज़न करना, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यार इसमें यह है कि सेक्शन 30 के अंदर मसला जो है ना, वो कलेक्टर साहब नहीं है, ना ही उसका फ़ैसला है। बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन 30 के मुताबिक ना हमें कलेक्टर से इशू है, ना उसके फैसले से इशू है, लेकिन उसके फैसले के नतीजे में जो आपस में जो कुछ फरीक हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, अगर उनके आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको हल किया जाता है सेक्शन 30 के अंदर। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। अयाज और आकाश
के पास एक ज़मीन थी, दोनों उसके मालिक थे, ठीक है। हुकूमत ने कहा कि भाई आकाश और अयाज साहब आप हमें अपनी ज़मीन दे, हमने यहाँ पे कोई रोड शोड बनाना है, हाईवे बनाना है, इस तरह। उन्होंने कहा सर जी बिस्मिल्लाह, आपकी ही तो ज़मीन है, हमें क्या चाहिए। तो हुकूमत ने उनसे ज़मीन ले ली और बदले में कलेक्टर साहब ने एक फ़ैसला दिया और उनको कंपनसेशन दी 1,20,00,000 की, या यहाँ पे लिखा हुआ है 1,20,000 की, मतलब जो भी आप रकम लगाएं। ओके जी, तो वो कलेक्टर साहब ने हमें कंपनसेशन दे दी और हम बिल्कुल ठीक है, हमें इस कंपनसेशन से कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या आया कि अयाज कहता है कि यार ये 1,20,000 में से ना 80,000 मुझे मिलेंगे और आकाश को 40,000 मिलने चाहिए। जबकि आकाश कहता है कि नहीं नहीं यार, हम दोनों को 60,000 दोनों को बराबर डिवाइड हो। अब यानी इनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। अब यहाँ पे कलेक्टर साहब का कोई मसला नहीं है ना, उसके जो फैसला है उसका भी मसला नहीं है। मसला ये है कि दोनों जो फरीकैन हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। तो अब अयाज और आकाश क्या करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, उसको दरखास्त देंगे कि सर काइंडली हमारा जो मामला है वो कहाँ लेके जाओ, अदालत में ले जाओ। जिस तरह सेक्शन 18 के अंदर वो प्रोसीजर, यानी वही सेम चीज़। तो कलेक्टर साहब वो मामला अदालत को रेफ़र करेंगे और फिर अदालत डिसाइड करेगी कि भाई अयाज को कितने मिलेंगे पैसे और आकाश को कितने मिलेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि यार एक्चुअली यहाँ पे जो कंपनसेशन का जो मामला है वो क्लियर है। कंपनसेशन कितनी मिलनी चाहिए वो मिल गई, उसकी डिवीजन का इशू था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का रोला पड़ गया, ठीक है। और रोला भी दोनों फरीकैन के बीच में पड़ गया, जो पार्टीज़ हैं, जो ज़मीन के जो मालकान हैं उनके बीच में पड़ गया। यानी कलेक्टर से यहाँ पे कोई मसला नहीं है। तो जो डिस्प्यूट है वो सिर्फ एक चीज़ का है, वो है अपॉर्शनमेंट, यानी किस बंदे को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो भाईजान ये है सेक्शन 30। अब अगर यहाँ पे गौर करें तो सेक्शन 18 के अंदर जो मेन बंदा विलन है वो कौन है, कलेक्टर। हमें कलेक्टर का फैसला ही पसंद नहीं आया और कलेक्टर को कहा कि भाई हमारा फैसला अदालत रेफर कर दो, ऐसा ही है ना। और उसके अंदर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, यानी ज़मीन के मेजरमेंट का भी आपको इतराज़ हो सकता था, कंपनसेशन का भी, उसकी डिवीजन का भी। यहाँ पे सेक्शन 30 के अंदर जो हमारा विलन है ना वो कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर का फैसला भी नहीं है, लेकिन उसके फैसले के नतीजे में जो झगड़ा हो गया है, जो कंपनसेशन की जो डिवीजन का मसला आ गया है, वो हमारा इशू है। तो सिर्फ एक चीज़ है सेक्शन 30 के अंदर कि जो कलेक्टर का जो फैसला था उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके फैसले के नतीजे में दो फरीकैन आपस में लड़ पड़े हैं। यानी वो आपस में उनका क्लियर नहीं चल रहा कि यार हम किस तरह इस चीज़ को ना डिवाइड करें या डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है जी। तो जनाब ये क्लियर हो गया आपको सेक्शन 30। अब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों रेमेडी हैं, दोनों में अदालत जाते हैं, दोनों में कलेक्टर साहब रेफ़र करते हैं। सेक्शन 18 में एक्चुअली आपको कलेक्टर के से शिकायत होती है, वही बेचारा फिर वो आपकी दरख्वास्त रेफ़र कर देता है कि सर इनको मेरा पसंद नहीं आया फैसला, आप कैंडिल को फैसला कर लें, यानी अदालत को कहता है। लेकिन सेक्शन 30 में कलेक्टर ये कहता है कि सर जी मैंने तो बिल्कुल फैसला कर लिया था सही, मुझे इनका मेरे पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ें, इनका मामला हल कर दें। इनके आपस में जो है ना वो कंपनसेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन में इशू है, जैसे आकाश और अयाज आपस में लड़ रहे थे। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या। अब जब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना, आपको पता चल गया सेक्शन 18 में हमारा विलन कौन है, कलेक्टर। कलेक्टर का एवार्ड, उस एवार्ड में कोई भी चीज़ हमें पसंद ना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन हमें हो सकता है। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर सिर्फ एक ही मसला है कि कलेक्टर से नहीं मसला, कलेक्टर का फैसला भी बिल्कुल ठीक है, कंपनसेशन भी ठीक है, लेकिन हम फरीकैन आपस में लड़ पड़े हैं कि उस फैसले को किस तरह इंप्लीमेंट करें। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले जो डिफरेंस है वो स्टैट्यूटरी राइट है। इसका मतलब ये है सेक्शन 18 में जो आपको जो एग्रीव्ड पर्सन है वो जनाब कलेक्टर के एवार्ड को जो है ना अदालत में रेफ़र कर सकता है, ये उसका बुनियादी लीगल राइट है। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर ये आपका कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। ये तभी आपने इस्तेमाल करना है जब डिस्प्यूट हो, वो भी कब, जब अपॉर्शनमेंट ऑफ ऑलरेडी सेटल्ड कंपनसेशन, यानी कंपनसेशन सेटल्ड हो चुकी थी यार, वो कलेक्टर का फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन उसकी डिवीजन का मसला आ चुका है, उसको किस तरह डिवाइड करें कंपनसेशन को। तो ये यानी ये बहुत ही रेयर है सेक्शन 30, ठीक है ना। सेक्शन 18 तो एक बहुत ही बड़ी बात है, सिंपल यार है कि अगर आपको एक कलेक्टर का फैसला पसंद नहीं आया, और जिस तरह एक हर इंसान के पास एक राइट होता है, अदालत का फैसला नहीं आता पसंद, हम चैलेंज करते हैं, इसी तरीके से वो सेक्शन 18 है।
अब ऑब्जेक्ट में आते हैं। सेक्शन 18 का सिर्फ एक ही मकसद है कि यार वो जो कलेक्टर का फैसला है, अवार्ड है, उसको चैलेंज किया जाए, उसको करेक्ट किया जाए, ठीक है। और उस फैसले में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सेक्शन 30 के अंदर हमने डिस्प्यूट को सेटल करना है। वो कौन सा डिस्प्यूट? जो दोनों फरीकैन के बीच में आ गया, जो दो यानी कि एक ज़मीन के जो दो मालिक थे, आकाश और अयाज, ठीक है ना। कलेक्टर ने फैसला दिया, कंपनसेशन भी दे दी, उसने भी रकम भी सही दे दी, पैसे भी उनकी मर्जी के दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यार उस कंपनसेशन को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके अंदर जो झगड़ा है उस डिस्प्यूट को हमने हल करना है। तो इन दोनों का यानी कि ऑब्जेक्ट भी हमें समझ आ गया, मकसद। उसके बाद है ग्राउंड्स फॉर रेफरेंस। सेक्शन 18 में क्या है कि जो आप अदालत को रेफ़र करते हो उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि भाई आपको कलेक्टर साहब ने आपकी ज़मीन के मेजरमेंट सही नहीं की, आपको कंपनसेशन सही नहीं दी, कंपनसेशन की डिवीज़न के अंदर कोई और मसला हो गया, या कोरो यानी कि उसका स्कोप बहुत है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एतराज़ात हो सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 30 है ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही इशू है, एक ही इशू आप अदालत में लेके जाते हैं। वो कौन सा है? अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन अमंग इंटरेस्टेड पर्सनस, यानी आकाश और अयाज में जो कंपनसेशन की डिवीजन है, वही मसला है हमारा। यही दैट इज़ द ग्राउंड, दैट इज़ द ओनली वन ग्राउंड इन सेक्शन 30, जबकि सेक्शन 18 में बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब है डिस्क्रिशन ऑफ कलेक्टर। सेक्शन 18 में तो भाईजान कलेक्टर के पास कोई सवाबदीद पावर है ही नहीं। अगर आपको उसका फैसला पसंद नहीं आता, आपने उसको दरखास्त लिखनी है, उसको कहना चल बेटा उठ जाकर अदालत में हमारा केस जो है ना रेफर कर, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर उसके पास थोड़ी सी पावर है। अगर वो खुद डिसाइड कर सकता है डिवीजन, तो वो कर देगा। यानी आकाश और अयाज दोनों को जो है ना समझा देता है, दोनों को कन्विंस कर लेता है, यार दोनों 60-60 हज़ार ले लो ना, मामला ख़त्म कर दो। ये करके अगर वो खुद डिसाइड कर देता है तो ज़बरदस्त है, नहीं तो फिर वो मजबूरन अदालत में यानी कि रेफ़र करेगा, उसी तरीके से जैसे सेक्शन 18 के अंदर उसके ये रेफ़र करता है। तो सेक्शन 18 में तो उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। अगर एप्लीकेशन जो बंदे ने सही लिखी है, एग्रीड पर्सन ने बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, और जो अवार्ड है उसके ऊपर सही एतराज़ात उठाए हैं, तो उसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं है कि वो उस दरख्वास्त को अदालत में रेफ़र करे। किसकी दरख्वास्त? जो एग्रीड पर्सन है। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर भाईजान वहाँ पे इसके बाद डिस्क्रिशन है, क्योंकि यहाँ पे तो वो दुश्मन नहीं है ना। विलन सेक्शन 30 में कलेक्टर तो नहीं है, विलन तो ये लोग दोनों हैं, अयाज और आकाश। ये जो पागल आपस में लड़ रहे हैं, ये मसला है, तो वो खुद भी उनका हल कर सकता है। डिस्प्यूट अगर कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो अदालत ले जाएगा उनका मामला, ठीक है जी। उसके बाद है स्कोप। सेक्शन 18 का स्कोप बहुत वाइडर है, वो मैंने आपको बताया कि उसमें ग्राउंड्स ऑफ जो रेफरेंस हैं या ऑब्जेक्शंस हैं वो बहुत होते हैं। आपकी ज़मीन के मेजरमेंट का भी इशू हो सकता है, कंपनसेशन का हो सकता है, कंपनसेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का, और भी बड़े मामला। लेकिन जो स्कोप है सेक्शन 30 का, वो बहुत ही नैरो है। उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से है कि भाई ये जो तकसीम का जो डिस्प्यूट होता है ना, कि कलेक्टर साहब ने एक ज़मीन का मिसाल है कि 20 करोड़ रकम आपको लगा दी, और दो उसके अंदर यानी कि वो हैं मालिक हैं उस ज़मीन के, दोनों खुश हो गए, हाँ हाँ 20 करोड़ मिल गए। लेकिन मसला पड़ गया डिवीज़न के, एक कहता है कि मुझे 15 करोड़ मिलने चाहिए, दूसरा कहता है नहीं नहीं जी मुझे 15 करोड़ मिलने चाहिए। मतलब आपस में मसला आ गया, तो ये उसका एक नैरो स्कोप है। और सेक्शन 18 का वाइडर है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हम कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, मोड ऑफ रेफरेंस। अच्छा जी, सेक्शन 18 में तो जो एग्रीड पर्सन है वही कलेक्टर साहब को दरखास्त देगा, कहेगा कि सर काइंडली हमारा जो है ना केस रेफ़र कर दें, और हुकूमत भी कर सकती है। वो आपको बताया था ना सेक्शन 18 में सूबाई हुकूमत का भी एक किरदार होता है। हाँ, कि अगर उसको कलेक्टर का फैसला पसंद नहीं आए तो वो भी रेफरेंस दायर कर सकती है, ऐसा ही है ना। अच्छा, सेक्शन 30 के अंदर तो सिंपल ये है कि कलेक्टर ही रेफ़र करता है जब उसको पता चलता है कि यार ये अयाज और आकाश तो आपस में लड़ रहे हैं, फैसला तो मैंने सही दिया, पैसे भी मैंने इनको सही लगा दिए, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं कि आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे कि किसको कितने मिलने चाहिए। एक तो वो कलेक्टर साहब खुद भी कर सकता है, या दोनों फरीकैन भी उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी सेक्शन 30 के अंदर दो ऑप्शन है कि कलेक्टर साहब खुद से भी रेफ़र कर सकता है अदालत में कि सर ये दोनों पागलों की तरह लड़ रहे हैं, मेहरबानी इनका मामला हल कर दें, या ये खुद यानी रेफ़र करेगा, या दोनों अयाज और आकाश उसके पास चल के आए कि सर जी वो हमारा आपस में मसला हो गया, आपने फैसला तो बड़ा अच्छा सुनाया, पैसे भी बड़े अच्छे दिए कंपनसेशन के, लेकिन कंपनसेशन आपस में डिवाइड नहीं कर पा रहे हम, तो प्लीज़ आप अदालत की तरफ रेफ़र कर दें। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं। लेकिन सेक्शन 18 में तो
जो मुतासर फरीक है वही रेफ़र करेगा, वही एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को, कलेक्टर रेफ़र करेगा। इसीलिए सेक्शन 18 में सिर्फ एग्रीड पर्सन है, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टर ही तो दुश्मन है, वही तो मेन विलन है ना। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर कलेक्टर मेन विलन नहीं है, तो इसीलिए ये खुद भी रेफ़र कर सकता है, हैं, क्योंकि वो उसने तो अपना सही काम सही किया है, लेकिन उसके काम के नतीजे में ये पागल जो आपस में लड़ पड़े, ये मसला है। अच्छा जी, उसके बाद लिमिटेशन। अच्छा जी, सेक्शन 18 के अंदर तो लिमिटेशन बताई थी ना, कहीं पे 6 माह है, कहीं पे 6 हफ्ते, वो आपने देख लेना है, ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा जी, रेमेडी। सेक्शन 18 के अंदर जो रेमेडी है वो डायरेक्टली किसको मिलती है? एग्रीव्ड पर्सन से उसका ताल्लुक है, वो होता है। लेकिन सेक्शन 30 के अंदर एक्चुअल जो रेमेडी है ना, वो कलेक्टर को ही मिलती है, कलेक्टर को भी मिलती है एग्रीव्ड को, क्योंकि कलेक्टर बाज़ औक़ात कहता है ना कि सर जी मेरी मदद कर दें, मैंने फैसला तो सही सुना है, पैसे भी सही लगाए, लेकिन ये लोग राज़ी नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? तो वहाँ पे ये कलेक्टर की मदद की जा सकती है। तो कलेक्टर को भी रेमेडी मिलती है, और साथ में जो जो क्लेमेंट होते हैं, जो एप्लीकेंट हैं, यानी अयाज़ और आकाश, उनको भी रिलीफ मिल जाता है। सो दोस्तों, ये था डिफरेंस सेक्शन 30 और 18 में। बहुत ही सिंपल, दोनों लीगल रेमेडी हैं, दोनों रिलीफ हैं, बस थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज है। सेक्शन 18 का बहुत बड़ा स्कोप है, सेक्शन 30 बिल्कुल नैरो है। सेक्शन 18 में हम जो एक्चुअली हमारा जो विलन है वो कलेक्टर साहब और उसका फैसला है, उसमें बहुत सारे रीजंस एंड ग्राउंड्स हो सकते हैं। सेक्शन 30 के अंदर कलेक्टर का फैसला बिल्कुल दुरुस्त होता है, कंपनसेशन भी बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो डिस्प्यूट होता है दो फरीकैन के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, जो ज़मीन के जो मालकान होते हैं, उसको हल करने के लिए हम अदालत जाते हैं और कलेक्टर साहब उसको रेफ़र करते हैं। तो उसमें उसका जो स्कोप भी नैरो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।